करेंगे, ठीक है। ना नए ने पढ़ा ना पुराने ने पढ़ा, और जो नए वाले हैं जिनका छूटेगा वो अपन करा देंगे ना। अलग से तुम्हारे क्लास को, जैसे संडे वगैरह जो भी हुआ करेगा, टाइम मुझे मिला करेगा, उसमें बुला लिया करूंगा। जो नए वाले बच्चे हैं, आरएनए तक पढ़ा है ना जिन्होंने, हाँ, जिन्होंने आरएनए तक पढ़ा है उनका तो मैं रिवाइज कराऊंगा, मतलब वापस कराऊंगा अलग से तुम्हें बुला के। और जो पुराने वाले हैं उनके हिसाब से चल रहा है, आगे का टॉपिक है, ठीक है। क्योंकि लाइव क्लास भी डिस्टर्ब हो जाती है, मैं कराता तो नए वालों के हिसाब से ही। क्लियर है? तो हेडिंग डालेंगे बेटा, लिंकेज संलग्नता। है हेडिंग डालो बेटा, लिंकेज या संलग्नता। आ जाओ आ जाओ, फटाफट आओ। चलो पढ़े भाई, बोलो। तूने कैसे पढ़ लिया है? पहले पढ़ रखा है। चले, लिंकेज हुई थोड़ी है तुम्हारी अभी। अरे कुछ तो बोलो। हाँ तो बोल दिया करो यार, कहीं करा दी हो। चलो भाई पढ़ते हैं, इधर ध्यान देंगे सारे के सारे। और जो नए बच्चे, काम करो तुम छोड़ दो 20 पेज। पुराने वाला कोई कॉपी दो मुझे अपनी, ला मैं मेरी वाली से गिनूंगा। 68। 68 और 10, 30 पेज छोड़ दो भाई। हाँ है, दोनों तरफ से 30 है। अरे नहीं, मेरे हो गए 70 तक। 10 से 70 कितने हो गए? 60 पेज। तो 30 छोड़ने पड़ेंगे। अब तुम वो घुसा घुसा के लिखते होगे, मैं फैला फैला के लिखता हूँ। हाँ 10 पेज ही पढ़ाए तो पता है मुझे ना। नए में मत बैठ, नुकसान हो जाएगा तेरा। अरे उसकी टेंशन मत लो, तुम्हारा कितना छूटा है। तुम भले ही इस आरएनए वाले टॉपिक के लिए 2 पेज छोड़ दो, लिंकेज चालू कर दो, वापस जो चालू हो उसको आगे से लिखना हो, तो नया टॉपिक है। उसमें कोई वो नहीं है कि भाई पेज छोड़ के वो तो बीच में ही आना चाहिए, ऐसी कोई समस्या नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि यार जिस रिदम में मैं कराता हूँ उसमें आपको लिखना है तो आप 25-30 पेज छोड़ दो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं साहब हम पेज छोड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप केवल 4 पेज छोड़ दो, आरएनए वाला टॉपिक आपका आ जाएगा। उसके बाद में नए टॉपिक से आप स्टार्ट कर देना। समझ में आया कुछ क्या कह रहा हूं? हाँ, बाकी नया टॉपिक डाल लो आप तो लिंकेज, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बीच में क्या छूटा क्या नहीं छूटा। बाकी बढ़िया रहेगा, तुम 25-30 पेज छोड़ दोगे तो उसमें रिदम में आ जाएगा, जिस रिदम में मैं कराता हूँ। तो आगे कहीं भी नोट्स वगैरह इधर उधर आप देखो तो दिक्कत नहीं आएगी। और 1-2 पेज एक्स्ट्रा बच जाते हैं तो उसमें नुकसान नहीं होता है ना। अपन करोड़पति नहीं बनते, अगर पेज बच जाता है, यार नुकसान करा दिया गुरु जी ने, 2 पेज कैसे बच गए, है ना बेटा। लगता है अपने को कि बहुत पैसे बचा लेंगे। छोड़ दिए है ना। 25-30 में ज्यादा छुड़वा रहा हूँ, 4-5 पेज की कम नहीं पड़ जाए, ज्यादा पड़ जाए तो समस्या नहीं होती है। समझ गए? चले। नया बेस तो तुम्हें पता ही है, 1 महीना हो तो हो गया ना तुम्हें, तो नया बेस तो 1 महीने स्लो चलता है, अब तुम स्पीड पकड़ोगे, समझ रहे हो ना। और स्पीड पकड़ने का टाइम अभी तुम्हारा आया है, तो नए बैच में तो 1 महीना फिर स्लो में जाओगे। तो इसकी टेंशन मत लो, क्या हुआ आ जाओ, इसकी टेंशन नहीं लेनी है, तुम्हारा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अरे इधर देखो, आ जाएगा वो बेचारा, बैठ जाएंगे वो, है ना। तो ये टेंशन मत लो, तुम्हारा क्या छूटा है क्या नहीं छूटा। छूटने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी, है ना। जो मेरे सिलेबस में एक शब्द भी तुम्हारा छूटा है तो वापस कराने की जिम्मेदारी मेरी बनती है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, है ना। तुम्हारा बैच पूरा होने से पहले वो मैं कराऊंगा। चले अब, चलो अब ध्यान दो बेटा, लिंकेज पे रख दे, लिटा के रख इसको, जब चीज खड़ी नहीं हो रही हो तो लिटा दो। तू भी यार, खेड़ला के कब सीखेगा तू यार बेटा।
तो हाँ इधर देखो लिंकेज, आ जाओ सहलग्नता। बैठ जा यार, एक तो तुम्हारे हो 7:30 तक, जल्दी बैठ। चलो इधर ध्यान दो, सुनो भाई। मेंडल ने अपना तीसरा नियम दिया था। मेंडल है ग्रेगर जॉन मेंडल, नाम तो सुना होगा, फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल ने 3 नियम दिए थे। पहला नियम था प्रभाविता का नियम। कौन सा बेटा? प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम। कौन सा? पृथक्करण का नियम। और तीसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मैं बोलूंगा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। कौन सा नियम है बेटा? ये तीसरा नियम है। क्या नाम है? अब बोलो। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इस नियम के अनुसार ध्यान से सुनना क्या होता है। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो मेंडल का तीसरा नियम है, ये कहता है कि एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। मतलब एक लक्षण है ना, मान लो ये है बीज का आकार, आकृति। ये वाला लक्षण कौन सा हो गया? बीज की आकृति। और ये वाला लक्षण है बीज पत्र का रंग। ये लक्षण कौन सा है? बीज पत्र का रंग। और ये क्या है? बीज की आकृति। तो बीज पत्र का जो रंग है ना, बीज की आकृति से ये नहीं बोलेगा भाई तू कहां जा रहा है ना। अपन माँ बाप में तो साथ में थे, है ना। इस पीढ़ी में हम साथ में हैं, देख हम भाई भाई हैं, अगली पीढ़ी में भी तू मेरे साथ ही रहेगा, मेरे से दूर नहीं जाएगा, किसी और वाले लक्षण के साथ में नहीं लटकेगा। ये बात बीज पत्र का रंग, बीज की आकृति को नहीं बोलेगा। ये इन दोनों लक्षणों की आपस में क्या है? स्वतंत्रता। क्या है ये? और यही क्या है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। वापस मुझे बताओ, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या है बेटा? कि भाई एक जनरेशन मतलब एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में दो लक्षणों की वंशागति एक दूसरे से मर गए क्या होती है? स्वतंत्र होती है। एक लक्षण दूसरे लक्षण को ये बोलेगा क्या? ना भाई तू तो मेरे साथ ही रहेगा, ना और कहीं नहीं जाएगा। बोलेगा क्या बोलेगा? तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी, मेरा क्या, बाढ़ में जा। कौन कह रहा है? ये लक्षण इस वाले लक्षण से, और ये कह रहा है सेम टू यू बाबू। ये क्या कह रहा है? तुझे भी जाना है तो जा, तेरी मर्जी, मेरा क्या। तो दोनों एक दूसरे से क्या है? मर गए। तुम कसम से डिप्रेस, डोसाइल, डल, खत्म। फिर सारे कमर सीधी, रेड। मेंडल का तीसरा नियम कौन सा है? क्या कह रहा है? एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति से स्वतंत्र होती है। ये लक्षण दोनों जा रहे हैं अगली पीढ़ी में, लेकिन ऐसे नहीं कहेंगे ना भाई हम तो साथ साथ रहेंगे अगली पीढ़ी। बापू के अंदर भी तो साथ थे, बेटे के अंदर भी साथ रहेंगे ना। ये वाला इससे क्या है? स्वतंत्र। क्लियर है ये बात? लेकिन सहलग्नता स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का अपवाद है। क्या है? अपवाद। या मैं कहूं कि जब सहलग्नता शब्द आ जाता है ना, तो स्वतंत्र अपव्यूहन थर थर कांप जाता है। मेंडल की बात अर्श से फर्श पे आ जाती है। मेंडल क्या कह रहा है? ना साहब, लक्षण एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में कैसे जाएंगे? स्वतंत्र जाएंगे। कौन कह रहा है? सहलग्नता पता है क्या कह रही है? लक्षण एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में साथ साथ जाते। एकदम उल्टी बात हो गई कि नहीं हो गई? बोलो। ये इधर तो ये इधर, ये उत्तर तो ये दक्षिण, ये पूर्व तो ये पश्चिम। एक कह रहा है लक्षणों की वंशागति एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में कैसे होती है? स्वतंत्र रूप से। और ये कह रहा है ना साथ साथ होती है। उल्टी बात हो गई कि नहीं हो गई? तो ये तो बड़ा कंफ्यूजन वाला मामला हो गया कि नहीं हो गया? बताओ अब कौन सही, मेंडल सही या मॉर्गन सही? सहलग्नता सिद्धांत देने वाला आदमी है टीएच मॉर्गन, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। प्रायोगिकी आनुवांशिकी के जनक हैं टीएच मॉर्गन, जिन्होंने अपना कार्य किया था बेटा ड्रोसोफिला या फिर फल मक्खी पर। अरे बोलो। और फादर ऑफ जेनेटिक्स है कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने अपने प्रयोग किए थे किस पर? पाइजम सटाइवम मटर, उद्यान मटर के ऊपर। अब कौन सही और कौन गलत? एक तो कह रहा है लक्षणों की वंशागति क्या है, और एक कह रहा है लक्षणों की वंशागति क्या है? साथ साथ। दोनों में से एक तो गलत होगा। क्या दोनों गलत हैं या दोनों सही हैं? दोनों अपनी अपनी जगह सही है। ना मेंडल गलत है ना मॉर्गन गलत है। मेंडल पुराने
जमाने में काम करने वाला आदमी था, मॉर्गन नया आदमी है। मेंडल ने तो बेचारे ने उसमें जब अपने क्रांति लड़ रहे थे ना 1857 की, उस जमाने में काम किया था मेंडल ने। तो तब तो कुछ था ही नहीं उसके पास। एक मटर का पादप था, उसको बिड़ा बिड़ा के, लाली तू मत बात कर बीच में, उसको बिड़ा बिड़ा के नर से मादा को बिड़ा दिया, उसी को उससे बिड़ा दिया, बिड़ा बिड़ा के पादपों को बना रहा है, संतति बना रहा है, देख देख के अपनी सारी परिकल्पना दे रहा बेचारा गरीब आदमी। उसके पास प्रयोग करने के लिए एक छोटा सा वो लेंस भी नहीं है, समझ रहे हो ना, वो सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं इसको, लेंस आता है ना, वो डोगरे देख अखबार भी पढ़ते हैं उससे कहीं हो, नहीं देखा वो लेंस, उसे जलाते थे अपन बचपन में, अखबार नहीं जलाया, जलाया क्या, आग लग जाती क्या उससे, तुमसे नहीं लगी होगी है? क्या कह रहा है, बड़े वाले से लग जाती है? नहीं लग जाती, छोटे वाले से भी लगाना आना चाहिए बेटा, जरूरी नहीं हमेशा बड़ी चीजों से ही काम हो। अरे बोलो, तो क्या कह रहा था मैं, बस छोटे बड़े के बाद पहले कुछ कह रहा था मैं, यही समझ में आया इसको पूरी इसमें कहानी में। तो मेंडल तो उस जमाने में काम कर रहा था अपनी जगह पे, मेंडल भी सही है और मॉर्गन भी सही है, लेकिन दोनों की स्थितियां क्या है बेटा, अलग है। आओ समझते हैं कैसे। तो देखो ये देखना, इधर में समझाऊंगा आपको क्या, स्वतंत्र अपव्यूहन, क्या समझाऊंगा, और इधर क्या समझाऊंगा मैं आपको, सहलग्नता, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं कि नहीं, बोलो, एक दूसरे की उल्टी बात करते हैं कि नहीं करते, बहुत बढ़िया। स्वतंत्र अपव्यूहन में देखते हैं, देखो ये दो समजात गुणसूत्र हैं कि नहीं, ये क्या टाइम है बेटा, नहीं गेट बंद कर, ऑफिस में क्यों, फीस जमा कराई, बैग कहाँ है तुम्हारे, आ जाओ फिर, एडमिशन लाए हो क्या, फिर ठीक है, 7:30 बजे नहीं आने देता मैं बेटा, तुम भी एडमिशन हो, तुम तो पुराने लौंडे हो, तुम तो कहां से आ रहा है अभी इतना लेट है, लगी भी तो बेटा नींद में ही रहा है अभी, टाइम से क्यों नहीं आता मुन्ना है, अच्छा जात दे क्या है, तो जाग के आए हो है? आराम से भैया, तो जाग के आया हूं, पता, तू जाग के आया हो, सब जग के ही आए हैं। तो एडमिशन लिया है तूने एलएसए में, एडमिशन ले लिया, तो बेटा तू इतना लेट क्यों आ रहा है फिर, जाग के आया है या सो के आया है, दोनों काम करके आया, तो लेट क्यों आया है, वही तो मैं कह रहा हूं, जाग के तो सारे आए, ये कौन सा कारण हुआ जाग के आया हूं, मैं सुबह दूंगा तो हवाल, फिर दोबारा सो जाएगा तू हल्को सुबह से, और सुबाऊ ऐसा ना सोवे, मैं सुबाऊंगा, आजा तू यार, सुधरेगो नहीं भरतपुर वालों, ये साहब पानी खराब है वो भरतपुर को, जग के आया हूं, जाग के नहीं जग के आया हूं, फिर ऐस के इधर आओ। तो ये समजात गुणसूत्रों का जोड़ा है कि नहीं, बोलो, और ये तुम्हारे तरीके नहीं, सरकारी स्कूल बना रखा है तुमने, मैं आऊं ना तो 7-5 के बाद एंट्री नहीं दूं, वो तो मैं डेली आ नहीं रहा है ना, इस चीज का तुम फायदा उठा रहे हो, मेरी क्लास में जब मैं रेगुलर क्लास लेता हूँ 7-5 के बाद एंट्री नहीं होती है, ठीक है, समझ रहे हो, वो तो तुम्हारा डेली का ये चल रहा है तुम्हारा, ये डेली आ जाते हो मुंह उठा के, 7:30 तक तुम्हारी बताओ क्लास में एंट्री हो रही है, कोई तरीका है तुम्हारा, है कोचिंग में पढ़ रहे हो क्या, तुम्हारा सरकारी स्कूल चल रहा है ये, कोई सीरियस ही नहीं है जिंदगी के लिए तुम में से, ऐसे सिलेक्शन नहीं होते बेटा, ध्यान रखना, तू भले जग के आया हो चाहे सो के आया हो, तरीका थोड़ा जिंदगी में अनुशासन लाओ बेटा, टाइम से आओ, टाइम से पढ़ो, टाइम से सो, टाइम से जगो, है ना, जिंदगी तो ऐसे मजाक में लोगे तो मजाक तो जिंदगी बना देगी, तुम्हारा क्या फायदा है फिर, जिंदगी एक ही मौका देती है, दोबारा फिर खेत में पानी देने पर है लाला, जग के आया हो तो, ज्यादा मौके जिंदगी आज की डेट में दे नहीं रही, भयंकर बेरोजगारी है, ध्यान रखना, है ना, लग रहा हो ना कि बहुत मौके मिलेंगे, ना मुन्ना ना, एक ही मिल जाए बहुत बड़ी बात है ना, हाँ, तो इसको सीरियसली ले लो। स्वतंत्र अपव्यूहन की बात कर रहा हूं, इधर किसकी बात करूंगा बेटा मैं, सहलग्नता की। स्वतंत्र अपव्यूहन क्या कह रहा है, लक्षणों की वंशागति क्या है, स्वतंत्र। अब आप मेरी बात देखना, ये समजात गुणसूत्रों का जोड़ा है, ये भी समजात गुणसूत्रों का जोड़ा है,
मैं इंसान की बात करूं तो कितने समजात गुणसूत्रों के जोड़े हमारे अंदर? 23 जोड़ी। पुराने जो नए बच्चे हैं ध्यान से सुनना बेटा, हमारे अंदर कितने हैं? 23 जोड़ी। जोड़ी का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक जोड़ी में जो 2 गुणसूत्र हैं एक दूसरे के क्या होते हैं? क्या होते हैं? समान। समान है ना। ये जैसे आप देख रहे हो ये है ना, ये 2 गुणसूत्र है एक दूसरे के एकदम डिट्टो सेम है कि नहीं? तो इनको बोलूंगा भाई तू तो इसके जैसा है, तो तू इसका क्या है? समजात। और ये समजात एक दूसरे के सामने और व्यवस्थित रहते हैं, तो इनको अपन ने क्या बोल दिया? समजात गुणसूत्र। इनमें से एक तो मम्मी से आया और एक पापा से आया, और हमारा भी बच्चा होगा तो हमारे बच्चे में इन दोनों में से एक ही जाएगा, एक दूसरे पार्टनर से आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 23 जोड़ी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जोड़ी में भाई एक जोड़ी जूते पहन रखे मैंने, तो जोड़ी का मतलब क्या है? मेरे दोनों जूते क्या है? एक दूसरे के। अब मेरा एक जूता और इसका पहन के ही नहीं आया, इसका एक जूता एक जोड़ी हो जाएगा क्या? बोलो। क्योंकि हमारे दोनों के जूते तो अलग अलग हैं, तो एक जोड़ी कैसे बोल दोगे? तो जोड़ी तब बोलते हैं जब जोड़ी की 2 चीजें क्या हो? एक दूसरे के समान। तो समजात गुणसूत्रों का जोड़ा मतलब जोड़े के दोनों गुणसूत्र एक दूसरे के क्या हैं? समान। इसको अपन होमोलोगस क्रोमोसोम भी कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? पक्की बात है? झूठ तो नहीं बोल रहे? बोलो। बहुत बढ़िया बेटा। तो मैं इतना सा कहना चाह रहा हूं कि कितने जोड़ी गुणसूत्र हैं तुम में? गाय में 30 जोड़ी। गाय में कितने? गाय में 30 जोड़ी हैं। और जीन कितने होंगे? चलो इंसान की बात करें, इंसान में कितने जोड़ी हैं? 23 जोड़ी। जीन कितने? 30,000। कितने जीन है? तो कहां तो 23 जोड़ी गुणसूत्र और कहां उनके ऊपर 30,000 जीन। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया, कोशिका के अंदर केंद्रक, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र, गुणसूत्र के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन। तो गुणसूत्र के अंदर जीन है कि नहीं? लाली है कि नहीं? तो 23 जोड़ी गुणसूत्रों पर कितने जीन है? 30,000 जीन। तो छोटी मोटी संख्या है क्या 30,000? अब कुल मिला के एक चीज समझ में आ गई कि एक जोड़ी गुणसूत्र पर अपने जो जीन है वो हजारों जीन होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि 23 जोड़ी मतलब 23 गुणसूत्र पर 30,000 सेट करने, तो 1,000 से ज्यादा हिस्से में आए कि नहीं आए बेटा? बोलो। कौन है? नहीं बेटा एंट्री नहीं है। नया एडमिशन है क्या? फीस जमा करा रहे थे अभी? फीस के नाम पे तो आने दूंगा मैं। ऐसे जग के आए हो तो एंट्री ना है कोई। तो बेटा 23 जोड़ी गुणसूत्रों पर कितने जीन है? बोलो है कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया बात है। तो एक चीज हमारे समझ में आ गई कि एक गुणसूत्र पर जो जीनों की संख्या है वो 1000 में है कि नहीं? बोलो। बहुत बढ़िया। तो इस पे भी 1000 जीन होंगे कि नहीं होंगे? ये एक जीन हो गया। नए बच्चे ध्यान देना, एक जीन में 2 एलील होती हैं बेटा। तुमने सुना होगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, सुना है कि नहीं सुना? तो एक जीन में कितनी एलील? नए बच्चे ध्यान से, वापस बोल रहा हूं, इनको तो पता है। एक जीन में कितने एलील? तुमने सुना होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, मेंडल लिखता था बचपन में, 8वीं 10वीं क्लास में तो पढ़ा होगा। तो कैपिटल टी स्मॉल टी मेंडल 2 बार लिखता था कि नहीं लिखता था? कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी या फिर स्मॉल टी लिखता था कि नहीं लिखता था? एक जीन में कितने एलील? तो ये पूरा एक जीन है बेटा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसके 2 एलील है। नए बच्चे फिर बोल रहा हूं ध्यान से, वापस नहीं बोलूंगा मैं। क्या कह रहा हूं कि एक जीन में 2 एलील होते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी एक जीन है, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों को मिला के एक जीन है। इसके एलील कितने? 2। कौन कौन से? कैपिटल टी और स्मॉल टी। चलो बहुत बढ़िया बात है। ये चीज समझ में आएगी नहीं आई बेटा? ये क्या हो गया? एक, इसको मैंने ए नाम दे दिया पूरे को ही। इसके 2 एलील हैं, कैपिटल है स्मॉल है, कुछ भी हो सकते हैं। मैंने पूरे जीन को क्या नाम दे दिया? ठीक है। ये एक और जीन है, इसको क्या नाम दे दिया मैंने? ये एक ही जोड़ी गुणसूत्र पर मैंने कितने जीन बना रखे हैं? 2 जीन बना रखे कि नहीं बना रखे? ध्यान देना, एक एक स्टेप से ध्यान से चलना बेटा, तभी समझ में आएगा, आसान नहीं है। कितने जीन है? एक गुणसूत्र पर, एक जोड़ी गुणसूत्र पर कितने जीन है? ऐसे हजारों जीन होंगे कि नहीं होंगे? ये दूसरा समजात गुणसूत्रों का जोड़ा है कि नहीं? ये इस पर भी जीन होंगे कि नहीं होंगे? हजारों।
ये लिख दिया मैंने कौन सा, सी। कौन सा लिख दिया, सी। अरे बोलो कौन सा है, तो बेटा ध्यान रखना ए और बी दोनों एक ही गुणसूत्र पर हैं या अलग अलग गुणसूत्र पर हैं? सारे बोल ही नहीं रहे। ए और बी जीन एक ही जोड़ी गुणसूत्र पर हैं या अलग अलग गुणसूत्र पर हैं? ए और सी एक ही गुणसूत्र पर हैं या फिर अलग अलग पर हैं? जब जीन एक ही जोड़ी गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं तो वो सहलग्नता दर्शाते हैं, और जब जीन अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं तो वो स्वतंत्र अव्यूहन दर्शाते हैं। मेंडल की किस्मत थी, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं मैं, मेंडल की किस्मत थी, कोई नहीं बोलेगा, ध्यान से सुनना, मेंडल की किस्मत थी कि मेंडल ने जो 7 लक्षणों पर अपने प्रयोग किए थे वो 7 के 7 लक्षण अलग अलग गुणसूत्रों के जोड़े पर उपस्थित थे। इस कारण मेंडल को सहलग्नता का सामना नहीं करना पड़ा और मेंडल अपना तीसरा नियम, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम दे पाया। बोलो, वापस बोल रहा हूं, जब जीन एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं तो वो सहलग्नता दर्शाते हैं, लेकिन जब जीन अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं तो वो स्वतंत्र अव्यूहन दर्शाते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोगों में कितने लक्षणों को चुना था, 7। नए बच्चे भी बोलेंगे कितने, 7। और उसके 7 लक्षणों के जो जीन थे वो अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित थे। इस कारण मेंडल को किसका सामना नहीं करना पड़ा, और वो अपना कौन सा नियम दे पाया, स्वतंत्र अव्यूहन का। बोलो राधे राधे। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? तो मुझे इतना बता दो, ए और बी क्या दर्शाएंगे, हैं? ए और सी क्या दर्शाएंगे, बी और सी क्या दर्शाएंगे, सी और ए क्या दर्शाएंगे, ए और बी क्या दर्शाएंगे? समझ में आया कि नहीं आया? इसको थोड़ा सा अपन लॉजिकली भी समझ लेते हैं, जो समझ पाए। बाकी क्वेश्चन तो यही आएगा कि जब जीन एक ही जोड़ी गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं तो वो सहलग्नता दर्शाते हैं, तथा जब अलग अलग जोड़ी गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं तो वो स्वतंत्र अव्यूहन दर्शाते हैं। क्वेश्चन तो यही आएगा। अब समझ लेते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। ये बना युग्मक, ये बना दूसरा युग्मक। कितने युग्मक बने कि नहीं बने? अर्धसूत्री विभाजन प्रथम जब होता है तो बेटा 1 से 2 कोशिकाएं बनती हैं और गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। बाहर में जाने दो, इतना ध्यान रखो कि कितने युग्मक बने, और इन दोनों में, इसमें अगर मान लो कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं तो इसमें कितने आएंगे, 23। युग्मकों में 23 आते हैं कि नहीं आते? अरे अंडे में 23 और शुक्राणु में 23, दोनों मिले तभी तो बच्चे में 46। अंडे में कितने, शुक्राणु में कितने, बच्चे में कितने? क्योंकि 23 मिले ना, तो बाप से कितने आए, माँ से कितने आए, बच्चे में कितने हुए? समझ में आया? ये आधे किए किसने, अर्धसूत्री विभाजन ने। 46 से 23 हुए ना शुक्राणु में, किसने किए आधे? कौन सा विभाजन? मर गए क्या है? फिर बहुत बढ़िया। तो बेटा ये तो जोड़ा है 46 वाला, इसमें केवल एक ही आएगा इन दोनों में से। इस वाले में केवल कितना आएगा, मान लो ये आया, कौन आया, ये आया। जोड़ी में से केवल कितना आएगा, ये वाला कहां गया, इस वाले में गया। क्लियर है? बोलो। अब इन दोनों में से भी एक एक जाएगा। इन दोनों में 23 जोड़ी है, प्रत्येक जोड़ी में से एक इसमें आएगा, एक इसमें आएगा, तो 23 इसमें हो जाएंगे, 23 इसमें हो जाएंगे। सिंपल सी गणित है, वापस कह रहा हूं। 23 जोड़ी है, कितने जोड़ी है ऐसे? भाई मैंने तो 2 जोड़ी बना रखे ना, 1 जोड़ी 2 जोड़ी, टोटल कितने जोड़ी होंगे? सीधे बैठ बेड़ला, कितने जोड़ी होंगे? 23 जोड़ी है ना, और ये कितने, 23। तो जोड़ी में से एक एक ले आऊं इसमें, तो एक इसमें आ गया और दूसरा इसमें गया, अलग अलग युग्मक है ये। अब ये वाला इसमें भी आ सकता है और ये वाला इसमें भी आ सकता है। इस चीज के लिए दोनों गुणसूत्र स्वतंत्र हैं कि नहीं? बोलो।
इन दोनों में से इसमें कौन सा आएगा हमें क्या पता। ये वाला इस वाले युग्मक में भी आ सकता है और ये वाला इस वाले युग्मक में भी आ सकता है कि नहीं आ सकता। इन दोनों की स्वतंत्रता है कि नहीं, बोलो। अरे इन दोनों की क्या है कि नहीं। तभी तो ये क्या दर्शा रहे हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन। लेकिन बेटा ए और बी को ध्यान से देखना, ये क्या है, मान लो ये कैपिटल ए और ये कैपिटल बी है, ये स्मॉल ए है और ये स्मॉल, क्लियर है। अब इसमें ये पूरा का पूरा गुणसूत्र आया कि नहीं आया, बोलो। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये कैपिटल, ये क्या है, बोलो। ठीक है, ये वाला किसमें आया, इसमें, तो ये क्या है, ये क्या है, गधो ये पूरा गुणसूत्री तो मैंने छोटा सा करके बना दिया। ओए इधर कितनी फीस ले रहे हैं यार ये तुमसे, हैं, दिख नहीं रहा है। बहुत बढ़िया बेटा, बोलो बेटा। ये वाले गुणसूत्र को मैंने छोटा करके लिख दिया है, तो ये क्या है, कैपिटल, और ये क्या कैपिटल। ये वाला गुणसूत्र को इसमें आया, छोटा करके लिखा है कि नहीं लिखा, तो ये वाला डंडा ये है, क्या है ये, और ये, बोलो है कि नहीं। तो तुम कैपिटल ए और कैपिटल बी को अलग कर पाए क्या, युग्मक भी बन गए, अर्धसूत्री विभाजन भी हो गया, जोड़ा भी तोड़ दिया, तो कैपिटल ए और कैपिटल बी को एक दूसरे से अलग कर पाए क्या, स्मॉल ए और स्मॉल बी को अलग कर पाए क्या, बोलो। तो अगली पीढ़ी में साथ साथ जाएंगे या स्वतंत्र रूप से जाएंगे, ऊपर वाला स्मॉल ए और स्मॉल बी तो साथ साथ जा रहा है कि नहीं जा रहा। बस, तो जैसा बाप में लक्षण माँ में लक्षण वैसा बच्चों में लक्षण आ गया, बोलो। क्या ये स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शा रहे हैं, नहीं दर्शा रहे। जब जीन अलग अलग जोड़ी गुणसूत्रों पर है तो सिंपल सी बात है, गुणसूत्र जहां जाएगा वहीं जीन जाएगा, तो वो क्या दर्शा रहे हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन। लेकिन जब जीन एक ही गुणसूत्र पर है तो क्या दर्शा रहे हैं, बाहर में जाने दो। ये जो कैलकुलेशन नहीं समझ में आई गोले वाली, तो इतना सा याद रखो जो मैंने बताया, जो क्वेश्चन आएगा सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब जीन एक ही जोड़ी गुणसूत्र पर होते हैं तो वो अगली पीढ़ी में साथ साथ जाते हैं और क्या दर्शाते हैं, और जब जीन अलग अलग गुणसूत्र पर होते हैं तो एक दूसरे से क्या होते हैं, स्वतंत्र। ऐसे भी सिंपल सा समझ में आ रहा है, जब भाई अलग अलग गुणसूत्र पर है तो स्वतंत्र तो होंगे कि नहीं होंगे, तो वो क्या दर्शा रहे हैं, बोलो ना। ओ क्या है ये, समझात गुणसूत्रों का जोड़ा है ना। ये कौन सा जीन था, ए, ये कौन सा था, अरे था कि नहीं। ये दूसरा समझात गुणसूत्रों का जोड़ा, ये कौन सा है, बोलो। सर मैं थोड़ा लेट हो गया, क्या क्या पढ़ाया है, हाँ तू ही है नरेंद्र मोदी जो हम तुझे अब बताएं क्या क्या पढ़ाया, लेट हो गया तू। राम राम सर, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सर। बेटा किसी को नहीं बताते हम, ऑफलाइन में नहीं बताते, ऑनलाइन में क्या बताएंगे, क्यों बताएं, नेता है हम, ऐसे थोड़ी बताते। अब एक एक बच्चा तुम लेट आते जाओगे 8 बजे तक 9 बजे, कल से तो मैं एंट्री नहीं दूंगा क्लास में 7:05 पे। ऑनलाइन वालों को तो रोक नहीं सकता, बाकी ऑफलाइन एंट्री आपकी 7:05 पे भी नहीं होगी। कल तुम फीस जमा कराना है 6 बजे करा दो, मुझे नहीं पता, या उनसे बोल दो सर एंट्री नहीं देंगे, ठीक है बेटा। ये सरकारी स्कूल की तरह मामला नहीं चलेगा तुम्हारा, कभी भी तुम आ रहे हो, आना ही मत बेटा क्लास में 7:05 के बाद। बोलो राधे राधे। अनुशासन बहुत जरूरी है जिंदगी में, ध्यान रखना ये चीज, और टाइम के लिए तो खासकर आप पंक्चुअल हो जाओ बेटा, है ना, क्योंकि एक स्टूडेंट के जीवन में समय से ज्यादा और कोई चीज मूल्यवान है ही नहीं। अगर आपको लग रहा है आपने 10 मिनट यहाँ खराब कर दी, ये नहीं करनी चाहिए थी, घर पे भी बोल रहा हूं मैं, यहाँ की नहीं बोल रहा, तो आप सही राह पर जा रहे हो बेटा। इतनी कंपटीशन है, पता ही नहीं चलेगा कहां गए, हवा में फुर्र हो जाओगे, समझ रहे हो। ये कंपटीशन इतनी आ गई है बेटा, इतनी भयंकर कंपटीशन होने वाली है इस बार तुम्हारे एलएसए के एग्जाम में, ध्यान रखना। पता ही नहीं चलेगा जो ऐसे हवा में चल रहे हैं ना कि कहां उड़ गए। और मैं बेटा कभी झूठ नहीं बोलता हूं और ऐसे पुचकारता नहीं हूं कि हो जाएगा, नहीं होगा ऐसे।
जो ऐसे मास्टर के कह देते ना, अरे ना हो जाएगा, ना होगा बेटा। ऐसे ही चलता रहा, ये लखन रहे, घर पे भी यही हाल रहे तो नहीं होगा। लिख के ले जाना बेटा। मैंने 5 चीजें बताई थी पहली क्लास में, जो बच्चा वो 5 चीजें फॉलो कर रहा है उसका ही होगा, नहीं होगा बाकी का। जो जिंदगी के लिए सीरियस है ना बेटा, आज जिंदगी उसी को सीरियस लेगी। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? और भी गंदा बोल सकता हूं पर बोल नहीं रहा, कैमरा चालू है। नहीं होता तो बहुत गंदा बोलता बेटा। बंद करवा दूं? मजाक नहीं कर रहा बेटा। जिंदगी ऐसे मान लो, तुम आज तुम इसको मजाक में लोगे, कल तुम्हें मजाक में ले जाएगी। पूरी जिंदगी मजे लेगी तुम्हारे। आए हैं, टाइम दिया था ना, मौका था है, तब तो तेरा मन नहीं लगा पढ़ने में। बेटा कोई यहाँ बहुत बड़ा हीरो नहीं आता, ध्यान रखना। कोई यहाँ टॉपर नहीं आता है। हमारे पास बच्चा 0 से आता है और टॉपर बन के जाता है। तुम में से कोई एक बच्चा जो सीरियस ले लेगा वो हमें टॉप रैंक दे जाएगा, हमारा काम उससे चल जाएगा। 3rd रैंक भी, 5th रैंक भी, 10th रैंक भी, मुझे ही नहीं पता हमारी कौन कौन सी रैंक है। मुझे बस पहली रैंक पता है, राम लखन गुर्जर। बाकी 2 बच्चों के मुझे नाम याद नहीं है, मेरे से पढ़े हुए। समझ रहे हो? अरे बोलो ना। तो ऐसा नहीं कि नाम याद में कर लूंगा उनके, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, पर बेटा सोचो जिनके सिलेक्शन नहीं होता उनके बारे में तुम्हें क्या याद रहता होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अरे बोलो ना। फिर क्यों नहीं सीरियस ले रहे हो बेटा? तुम्हें, मुझे पता है तुम में से इतने बच्चे बैठे हैं, केवल 10 बच्चे हैं जो सीरियसली पढ़ रहे हैं, उन 10 का तो सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक सकता। सीरियस करना क्या है तुम्हें, मैंने इतना सा बता दिया। एक जिंदगी में शेड्यूल बना लो तुम्हारा, ये कोचिंग का टाइम, ये घर पे जाके पूरा पढ़ना है जो पढ़ाया है, पुराना रिवाइज। जो टाइम बचेगा उसमें क्या करना है, 6 घंटे पढ़ रहे तो 3 घंटे में ये पढ़ना है, 3 घंटे रिवीजन करना है। ये खुद आत्मा से आने चाहिए बेटा ये आवाज। मैं कब तक बताऊंगा? मैं 10वीं क्लास में ये शेड्यूल फॉलो करता था। कब? 10वीं क्लास में मैं 6 घंटे पढ़ता था, मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पढ़ने ही मैं 10वीं क्लास में लगा था। उससे पहले मुझे का खा गा नहीं आता था, मैं गाँव में पढ़ता था। मुझे नहीं पता था क्या है, कैसे पढ़ते हैं, क्या साइंस होती है, क्या विज्ञान होती है, बताया ही नहीं किसी ने। 10वीं से पढ़ना चालू किया था। 10वीं क्लास में ऐसे मैंने शेड्यूल बनाना चालू कर दिए थे कि 3 घंटा जो पढ़ाया है वो, और 3 घंटे में पुराना क्या करना है। कितना अपार चीज है यार पढ़ने के लिए। यूट्यूब की क्लास पड़ी हुई है, तुम्हारा ये कर लिया तो किताब लेके आ जाओ मार्केट से, कोई सी भी क्वेश्चन तुम्हारे टेस्ट में आपको मिल रहे हैं, करो तो सही सॉल्व। थ्योरी पढ़ो पुरानी, ढंग से करो तो सही इनको। यूट्यूब वाली क्लास बेटा 160 क्लासें लगता होगा, उसमें 6 मैराथन है। 6 मैराथन मतलब कितने घंटे हो गए पता है? 6 घंटे मैंने लिए तो छलम 36 घंटे ये, और 150 घंटे वो, कितने हो गए? 186 घंटे हो गए। 186 घंटे तुम डेली 2 घंटे देख रहे हो ना, तब कितने महीने लग जाएंगे? भाग दो इसमें। 3 कितने हो गए? मेरी गणित कमजोर है। 3 महीने लग जाएंगे 2 घंटे की क्लास डेली देखते हो तो। समझ रहे हो? 2 घंटे की क्लास, और आपको वो स्पीड बढ़ा के देखने की कोई जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे इनको बता देना, नए बच्चे हैं वही शिवालय क्लासेस जयपुर, चैनल सर्च करना, प्लेलिस्ट में जाना, वहां क्लास पड़ी हुई है मेरी, 159 लिखाएगा उस पर 159। ठीक है? अरे कर लोगे ना तो वो करो बेटा। 2 मैं ज्यादा नहीं कह रहा, 2 क्लास डेली देख लो और उसकी नोट्स बनाओ। स्पीड बढ़ा के देखनी नहीं है। तुम्हें लगता होगा हमने पढ़ लिया, कुछ नहीं है बेटा। स्पीड बढ़ा के सब मजाक किरकिरा हो जाता है, दिमाग में कुछ सेट नहीं होता है। जिस स्पीड में मैंने बोला है उसी स्पीड में आप सुनो, 1 पे ही चलने देना है उसको, नोट्स बनानी है उसकी अलग से एक कॉपी में। 2 क्लास डेली देखो 2 घंटे की, बोलो। और जो सब्जेक्ट अभी चल रही है उनकी देखो बेटा। अपने आप जब वो पूरा कंप्लीट करोगे ना सिलेबस के साथ में, वो क्लासेस जब आपकी कंप्लीट होंगी तो अपने आप बोलोगे वाह, मेरा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बेटा खुदा के बच्चे हमें बोल देते हैं सर हम वी आर वेल प्रिपेयर्ड। अब कोई ऊपर वाला ही आके रोक दे, कोई OMR गलत करवा दे तो बात अलग है, बाकी हमारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बोलो। इसके लिए ऐसे हवा में नहीं होगा बेटा, ये समझ रहे हो? ये हवा में नहीं होगा, मजाक में नहीं होगा, सीरियस हो जाओ। भर्ती आ रही है, मैं खुद मिला हूं मंत्री जी से, है ना। बहुत ज्यादा जल्दी भी नहीं कह रहा, पहले ही मैंने आपको दिसंबर तक का टाइम दिया है, दिसंबर तक आ जाएगी। समझ रहे हो? अरे बोलो ना। हाँ, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचेगा आपके पास अगर दिसंबर में नोटिफिकेशन आ जाता है तो। क्लियर है?
तो पढ़ लो नीचो। तो ये क्या दर्शा रहे हैं एक दूसरे के लिए? क्या दर्शा रहे हैं? सहलग्नता। और ए और सी क्या दर्शा रहे हैं? स्वतंत्र अवयव। समझ में आया कि नहीं आया? तो स्वतंत्र अवयव किस किस के बीच में? ए और सी के बीच में क्या है? स्वतंत्र अपव्यूहन है कि नहीं? ए और बी के बीच में क्या है? क्या है बेटा? बोलो, है कि नहीं? ठीक है, अब समझना, ये एक ही जोड़ी गुणसूत्र है कि नहीं बेटा? ये बना दिया मैंने, सी तक तो बना दिए, डी ई एफ जी, ये सारे क्या दर्शा रहे हैं? स्वतंत्र अवयव या सहलग्नता? बोलो, ये सब भी क्या दर्शा रहे हैं? सहलग्नता। तो डी ई एफ जी, ये सब क्या दर्शा रहे हैं बेटा? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। मैं तो छोटा सा आपका शिष्य हूं सर। हाँ नहीं, छोटा ही है, छोटा ही रहेगा तू, अभी नौकरी लगेगा तब बराबर आएगा। अरे बोलो, हाँ टाइम पे आया करो। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि भाई तो मैं पढ़ाने ही नहीं चाह रहा, लेकिन मैं आपको चाह रहा हूँ थोड़े से क्या बनो, आप सिंसियर बनो जिंदगी के लिए, आप टाइम की कदर समझो। लिखो बेटा, लक्षणों का परिभाषा लिखेंगे सहलग्नता की। लिखो, लक्षणों का एक पीढ़ी से लक्षणों का एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में, लक्षणों का एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में, लक्षणों का एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में साथ साथ, का नहीं की कर दो, लक्षणों की एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में साथ साथ गमन करने की प्रवृत्ति। लक्षणों की एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में साथ साथ गमन करने की प्रवृत्ति। लक्षणों की एक पीढ़ी से दूसरी अगली पीढ़ी में साथ साथ गमन करने की प्रवृत्ति सहलग्नता कहलाती है। सहलग्नता कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? सहलग्नता कहलाती है। अगला पॉइंट सहलग्नता के बारे में, सहलग्नता के बारे में सर्वप्रथम इधर देखेंगे। सहलग्नता के बारे में सर्वप्रथम इधर देखो बेटा, किसने बताया? बेटसन एवं पुनेट। सहलग्नता के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? बेटसन वही है ये जिसने क्या आनुवंशिकी शब्द दिया, और इनको क्या बोलते हैं? आधुनिक आनुवंशिकी के जनक। क्लियर है बेटा? तो बेटसन एवं, साथ में एक और वैज्ञानिक सुन लो, बेटसन एवं पुनेट, दो वैज्ञानिक हैं। ठीक है बेटा? अरे बोलो, इन्होंने प्रयोग किए किस पर? लेथायरस ओडोरेटस पर। एक पादप है, कौन सा बेटा? लेथायरस ओडोरेटस, जिसको अपन क्या बोलते हैं? मीठी, मर गए क्या? क्या बोलते हैं? पादप का नाम क्या है? अलग से बोलूं बोलने के लिए है? फिर क्यों नहीं, सॉरी क्यों नहीं बोल रही तू लास्ट में? नींद आ रही है? फिर बेटा बोलने से क्या फायदा है? समझ में आता है, क्लास में रहते हैं अपन तो बोला करो, है ना, अलग से नहीं बोलना पड़े। तो बेटा कौन सा पादप है? क्या बोलते हैं हिंदी में? किसने प्रयोग किए? किसने प्रयोग किए? और सर्वप्रथम हमें किसके बारे में समझाया? सहलग्नता के बारे में समझाया। देखो, सर्वप्रथम सहलग्नता के बारे में समझाने वाले बेटसन एवं पुनेट है, लेकिन सहलग्नता शब्द और सहलग्नता सिद्धांत देने वाले कौन है? मॉर्गन। खोजकर्ता कौन है? सबसे पहले बताने वाले कौन है? शब्द और सिद्धांत देने वाले कौन है? कौन है बेटा? समझ में आया कि नहीं आया?
अब बेटसन और पुनेट ने क्या है, लेथाइरस ओडोरेटस जो है इसके पुष्पों का रंग लिया। क्या लिया इसमें भी? लक्षण कौन सा लिया बेटा? पुष्पों का रंग देखा तो इन्होंने देखा कि इनको जो फिनोटाइप मिल रहा है, क्या मिल रहा है? वो मिल रहा है 7:1:1:7। कई बार ये अनुपात भी पूछ लेता है, इसलिए मैंने लिखा है। केवल इतना याद रखना कि बेटसन पुनेट ने जब लेथाइरस ओडोरेटस पर अपने प्रयोग किए तो इनको जो फिनोटाइप अनुपात मिला था वो क्या मिला था? 7:1:7। 7:1:1:7। ये अनुपात किसको मिला? बोलो, किसको मिला? बेटसन एवं पुनेट। किस पर प्रयोग किए? क्लियर है? और अनुपात मिला 7:1:1:7। नॉर्मल अनुपात देखें अपन मेंडल का तो उसमें फिनोटाइप मिलता है 9:3:1। ये सबको पता होगा, जो नए बच्चे उनको भी पता होगा साहब, ऐसा मिलता है। द्विसंकर संकरण में जो फिनोटाइप मिलता है वो क्या मिलता है? 9:3:3:1। लेकिन इनको क्या मिला? 7:1:1:7। इसमें आप देखो तो जनक के पादप कितने? जनकीय पादप कितने? बेटा ये जो पहला और लास्ट वाला ये जनक वाला लक्षण होता है, इतना याद रखो नए बच्चे। क्या याद रखेंगे कि ये जो 6 है ये तो नए लक्षण मिल रहे हैं, नए संयोग मिल रहे हैं। लेकिन जो पहला और लास्ट वाला ये किसके समान मिल रहा है? जनकों के समान मिल रहा है। इतना याद रखो। बाकी मेंडल के द्विसंकर संकरण में आपको पढ़ाऊंगा नए बच्चों को, तब आपको समझ में आएगा। अभी केवल क्या याद रखना है कि मेंडल का जो द्विसंकर संकरण का फिनोटाइप अनुपात था वो क्या था? 9:3:3:1। और इसमें बेटा 9 और 1 कितने हो गए? 10। ये किसके समान है? जनकों के समान। और 6 क्या है? 6 क्या है? नए। इसमें आप देखोगे 7 और 7 14। ये किसके समान है? और नए केवल कितने? जब लक्षणों की वंशागति जनकों से संतति में साथ साथ होती है तो जनकों के समान ही तो मिलेगा। नया केवल कितना मिल रहा है? 2। जब कुछ नया नहीं मिल रहा मतलब क्या दर्शा रहा है? वो ज्यादा सहलग्न। अगर ये अनुपात आता तो स्वतंत्र अव्यूहन है, क्योंकि 6 नए संयोग मिल रहे हैं। लेकिन यहां पर नए संयोग केवल कितने मिल रहे हैं? जनक कितने मिल रहे हैं? तो जनकीय संयोगों का ज्यादा मिलना बच्चों में, यही तो सहलग्नता है। लक्षण साथ साथ जा रहे हैं, नया कुछ आ ही नहीं रहा। यही क्या है? सहलग्नता। तो इन्होंने हमें बताया कि सहलग्नता क्या है। अरे बोलो। तो ये 14 क्या है बेटा? जनकीय संयोग। क्या है बेटा? और ये क्या दर्शा रहे हैं हमें? क्या दर्शा रहे हैं? समझ में आया कि नहीं आया बेटा? लिखो क्या लिखा था अभी, लाइन क्या थी बेटा? सहलग्नता के बारे में सर्वप्रथम बेटसन एवं पुनेट ने सहलग्नता के बारे में सर्वप्रथम बेटसन एवं पुनेट ने लेथाइरस ओडोरेटस सहलग्नता के बारे में सर्वप्रथम बेटसन एवं पुनेट ने लेथाइरस ओडोरेटस ब्रैकेट में लिखो मीठी मटर पर प्रयोग करके समझाया। पर प्रयोग करके समझाया। पर प्रयोग करके क्या किया बेटा? समझाया। जिसमें उन्हें जनकीय लक्षणों की तुलना में जनकीय लक्षण आगे हटाओ ये
नए लक्षणों की तुलना में, जिसमें उन्हें जनकीय लक्षण नए लक्षणों की तुलना में बहुत अधिक मिले, जिसमें उन्हें नए लक्षण जनकीय लक्षणों की तुलना में बहुत अधिक मिले, जिसमें उन्हें नए लक्षण जनकीय लक्षण नए लक्षणों की तुलना में बहुत अधिक मिले, जिसमें उन्हें जनकीय लक्षण नए लक्षणों की तुलना में बहुत अधिक मिले, जिसमें उन्हें जनकीय लक्षण नए लक्षणों की तुलना में बहुत अधिक मिले, जिसमें उन्हें नए लक्षण जनकीय लक्षण नए लक्षणों की तुलना में बहुत अधिक मिले। अब ये लिख दो बेटा, ये वाला अनुपात, ये अनुपात और ये जो मैंने लिखा हुआ है इसे लिख दो, इसको ये वाली चीज लिखनी है। भूलने बेटा हो बोलो, लिख लिया। अर्थात 16 में से 14 संयोग जनकों के समान थे। अर्थात 16 में से अर्थात 16 में से अर्थात 16 में से 14 संयोग जनकों के समान थे। अर्थात 16 में से 14 संयोग जनकों के क्या थे बेटा? समान थे। 16 में से 14 संयोग जनकों के समान थे। आगे लिखेंगे बेटा, सहलग्नता शब्द एवं सहलग्नता सिद्धांत। सहलग्नता शब्द एवं सहलग्नता सिद्धांत किसने दिया बेटा? मॉर्गन के द्वारा दिया। ठीक है, और इन्होंने जो प्रयोग थे वो किस पर किए थे? ड्रोसोफिला पर किए। ठीक है, ड्रोसोफिला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रूट फ्लाई, ये साइंटिफिक नेम है बेटा ड्रोसोफिला। और हिंदी में क्या बोलते हैं? फल मक्खी। ठीक है, इस पर प्रयोग किया। और इसमें याद रखना 2n बराबर कितने होते हैं? 8। 2n बराबर कितने होते हैं? और मटर में कितने थे बेटा? 2n बराबर 14। चलें क्या? बोलो। चले, ये बनाओ।
लिख लिया? एनाटॉमी हो गई तुम्हारी? चल रही है अभी? और घर जाया है सब? आज ही एडमिशन है? नया एडमिशन है क्या आज? चले बेटा। कैसा रहा घर का सफर फिर? मजा आया क्या? आने का मन नहीं हो रहा होगा? हैं? हो रहा था क्या? हाँ साहब, घर वाले काम करवा रहे थे। काम चल रहा है क्या खेती वेती का कुछ अभी? हैं? घास? मैसन घास है? ज्वार आ रही होगी, ज्वार। ज्वारी तो उगती है ना इस सीजन में। सोरगम आ रही होगी, ज्वार। चले? बहुत बढ़िया बेटा। ये लिख लिया? अब लिखो सहलग्नता सिद्धांत। हेडिंग डालो बेटा, सहलग्नता सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? किसने दिया? और इसको अपन पॉइंट वाइज लिखेंगे। संलग्नता सिद्धांत में अपन क्या लिखेंगे बेटा? पॉइंट्स। एक नंबर डाल के लिखो। एक नंबर वाला पॉइंट पता है क्या है? जब जीन एक ही जोड़ी गुणसूत्र पर होते हैं तो वो क्या दर्शाते हैं? संलग्नता। एवं जब अलग अलग गुणसूत्रों पर होते हैं तो क्या दर्शाते हैं? स्वतंत्र अवयवन। इसी का डायग्राम बनाया है अभी अपन ने। लिखो एक नंबर डाल के, सहलग्नता दर्शाने वाले लक्षणों के जीन, सहलग्नता दर्शाने वाले लक्षणों के जीन सहलग्नता दर्शाने वाले लक्षणों के जीन। सर हमारा जेनेटिक्स का ज्यादा नहीं है, आपका यहां से अपन चल रहे हैं तो लगभग 10-12 घंटे और लगेंगे। क्या लिखा बेटा? सहलग्नता दर्शाने वाले लक्षणों के जीन एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। सहलग्नता दर्शाने वाले लक्षणों के जीन एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं, जबकि स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाने वाले लक्षणों के जीन, जबकि स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाने वाले लक्षणों के जीन, बस, जबकि स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाने वाले लक्षणों के जीन अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। जबकि स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाने वाले लक्षणों के जीन कहां होते हैं? अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। ठीक है? संलग्नता दर्शाने वाले लक्षणों के जीन एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, जबकि स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाने वाले लक्षणों के जीन अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थित होते। क्लियर है बेटा? चलो इसके बाद पढ़ेंगे अगली क्लास में।